पूरे देश भर के बच्चे अप्लाई करते हैं। यहाँ एक्सटेंशन प्रोग्राम भी है कुछ 1 साल का, और अभी 26 बच्चों का ही चयन हो पा रहा है। इसके 5 सेंटर भी खोला है। देश भर में जो भी व्यक्ति एंटरटेनमेंट के फील्ड को ऑप्ट करना चाहते हैं, उसका चयन करना चाहते हैं, उनके लिए मक्का कहें, मदीना कहें या मठ कहें, वो सिर्फ और सिर्फ एनएसडी है। और एनएसडी में रजिस्ट्रार की भूमिका कितनी बड़ी हो सकती है वो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आंकड़ा कहता है कि करीब 16 लाख लोग प्रति वर्ष ये चाहते हैं कि वो एंटरटेनमेंट फील्ड का चयन करें। इसमें कुछ एक बच्चों का ही सिलेक्शन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में हो पाता है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के आज किसी स्टूडेंट से हम बात नहीं करने वाले, हम बात करने वाले हैं इनके रजिस्ट्रार से। और रजिस्ट्रार बनने का जो उनका पूरा का पूरा प्रोसेस रहा, जो करियर रहा, उस बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ डॉक्टर ज्वाला प्रसाद है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई संदेश तो हम आपको पहले भी दे चुके हैं, लेकिन औपचारिक रूप से आज मुलाकात पहली बार हुई है, तो एक बार फिर से आपको बधाई। कितनी बड़ी जिम्मेदारी है ये और किस तरीके से इसका निर्वहन जो है पिछले कुछ महीनों से आप कर रहे हैं? जी, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में कार्य करना अपने आप में एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और मुझे लगता है कि ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे कार्य करने के साथ साथ यहाँ कुल सचिव रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करने का दायित्व मिला है। और आपको मैं बताऊं, एनएसडी सभी के लिए ऐसा है कि ये अपरिचित जगह नहीं है। इसका देश स्तर से लेके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अपनी ख्याति है, और एक्टिंग थिएटर के क्षेत्र में ये अपने देश का ही नहीं विश्व का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। और हम लोग का ये प्रयास है कि जो भी प्रतिभा ऐसी है जो सच में वास्तविक प्रतिभा है इस तरह की, जो एक्टिंग के लिए, थिएटर के लिए, उनका चयन एनएसडी एक बहुत विधिवत प्रक्रिया से करता है। पूरे देश भर के बच्चे अप्लाई करते हैं। यहाँ 26 सीट है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनएसडी कोर्स चलता है, और अभी 26 बच्चों का ही चयन हो पा रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो उसमें 26 में अपना स्थान नहीं बना पाती हैं। तो उनके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? जब मैंने भी यहाँ ज्वाइन किया तो इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, ताकि 26 के जो बचे हुए बच्चे हैं उनके लिए हम लोग को योजना बनाए। तो इसके लेके यहाँ एक्सटेंशन प्रोग्राम भी है कुछ 1 साल का, डिप्लोमा कोर्सेस, सर्टिफिकेट कोर्सेस। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एनएसडी ने अभी अपने 5 दिल्ली के अलावा इसके 5 सेंटर भी खोला है। सिक्किम में एक सेंटर है इसका, त्रिपुरा में सेंटर है, बनारस में सेंटर है, बेंगलोर में है, और अभी हाल ही में एक श्रीनगर में भी एक सेंटर की स्थापना की गई है। इसके सारे सेंटर पे 1-1 साल के सर्टिफिकेट कोर्स इन एक्टिंग थिएटर करके एक कोर्स चलता है। उसमें भी वहाँ कुछ लिमिटेड, कहीं 20 कहीं 40 इस तरह के बच्चे हैं अभी। और हम लोग कार्य कर रहे हैं कि हर एक गांव में, हर एक शहर का विद्यार्थी जो सच में एक्टिंग और थिएटर के लिए प्रतिभावान है, तो उसका कैसे कुछ सर्वांगीण विकास हो, या वो कैसे एनएसडी या एनएसडी जैसे संस्थाओं में कार्य करके आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग का प्रयास है। एक जो ये दुनिया होती है ना, इसके लिए कहा जाता है कि ये पर्दे के आगे की अलग दुनिया है और पर्दे के पीछे की अलग दुनिया है। एनएसडी से भी काफ़ी बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग बहुत अच्छा नाम भी करते हैं। उदाहरण पंकज त्रिपाठी हो गए, नसीरुद्दीन शाह हो गए, ओम पुरी हो गया, अनुपम खेर हो गए, ये सारे यहीं के प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो गुमनामियों में खो जाते हैं। मसलन अगर बात की जाए यहीं के एक प्रोडक्ट पीयूष मिश्रा की, तो एक लंबा टाइम उन्होंने थिएटर में दिया। उसके बाद बहुत समय बाद जो जाके है उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली, और उसके बाद उन्होंने नाम कमाया। तो मान लेते हैं किसी बच्चे का एनएसडी में हो जाता है, लेकिन जिनका नहीं होता उनके लिए आपकी क्या सलाह होगी? एक निश्चित सीट होती है, उसी निश्चित सीट के अनुसार चयन होता है। लेकिन जिनका नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं है, प्रतिभा होती है, वो छुपती नहीं है। एक समय ऐसा आता है, अभी आपने देखा होगा उरानू मंडल की कहानी आपने सुना होगा, जो स्टेशन पे गायिका थी और किसी ने उनका वीडियो बनाया, वायरल हुआ। तो मुझे लगता है कि जिनकी भी प्रतिभाएं हैं, और यदि एनएसडी में वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। एनएसडी भी बहुत सारे ऐसे टाई के माध्यम से, जो थिएटर इन एजुकेशन इसका एक प्रोग्राम चलता है,
एक्सटेंशन प्रोग्राम चलता है, या अलग से भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो उनको जुड़ना चाहिए। और फिर भी अगर वो नहीं जुड़ रहे हैं तो जहाँ पे भी जिस रूप में है वहाँ अपना वो परिश्रम करें, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते रहें। और मुझे लगता है कि अगर सच में उनके पास प्रतिभा है तो ज़रूर वो आगे जाएंगे। आपने जैसा बताया, अभी पीयूष मिश्रा जी का यहाँ पे भी अभी कार्यक्रम हुआ था, और अच्छा लगता है। यहाँ जब मैं आया तो देखा, पूरी सूची देख रहा था एलुमनाई की, तो एक से एक बड़े और फेमस पर्सनालिटी, सेलिब्रिटी यहाँ से हुए हैं। बहुत सारे लोग, पता चला राजपाल यादव जी भी यहाँ से हैं, तमाम तरह के इस तरह के एक्टर्स हैं। लेकिन ऐसे भी है जो बहुत लोग प्रयास किए जिनका नहीं हुआ, लेकिन वो भी अपने दुनिया में गए, वो अपना परिश्रम जारी रखे, जहाँ भी जैसे अवसर मिला वहाँ उन्होंने अपने कार्य से प्रदर्शन किया, अपने प्रतिभा का वहाँ पे प्रदर्शन किया और उस माध्यम से वहाँ तक पहुँचे। तो उन्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। और अपनी संस्कृति तो ऐसे ही आशावान रहने की बात करती है, आशा ही परमम ज्योति नैराश्यम जगत सर्वम की बात करती है। तो उस सभी आदमी को जिनका नहीं भी होता है ऐसे कैंडिडेट, वो पॉजिटिव रहें, अपना प्रयास जारी रखें, सफलता जरूर मिलेगी। परिश्रम जो करता है उसको जरूर सफलता मिलती है। हम बात आपकी करते हैं, आपकी बात करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आपका जो विषय है वो कहीं ना कहीं आज के समय में अप्रासंगिक हो चुका है। पब्लिक पूछती है कि इसमें करियर क्या है, क्यों इस फील्ड को ऑप्ट करना चाहते हो। मैं बात संस्कृत की कर रहा हूँ। पुरानी भाषा, बहुत संकल्पित भाषा, लेकिन कहीं ना कहीं आज अपनी पहचान के लिए मोहताज है। आपने ग्रेजुएशन इसी विषय से किया, मास्टर्स इसी विषय से किया, और उसके बाद आपका एक लंबा करियर रहा। इस विषय को चुनने के बाद क्या कठिनाइयाँ रही, और क्या आपको लगता है कि आज भी इस विषय को चुन के अच्छे मुकाम पर पहुंचा जा सकता है? बिल्कुल, संस्कृत जहाँ जैसा आपने कहा, ये लोग अभी समझते हैं कि अप्रासंगिक है। मुझे लगता है कि ऐसी बातें करना, शायद वही ऐसी बातें करते हैं जो इसको अच्छे तरह से नहीं जानते हैं। अगर मैं वर्तमान में जहाँ कार्य कर रहा हूँ, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, आप लोग जानते हैं NSD, ये एक्टिंग के लाइन में अपने आप में सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। और एक्टिंग का अगर देखा जाए, नाट्य का, तो भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, अगर कोई मूल रूप से देखे तो भी संस्कृत की ही देन है। तो संस्कृत में सब कुछ है। वो अज्ञानतावश जिसको नहीं जानकारी हो इस तरह से कहता है कि ये अप्रासंगिक हो चुका है, चाहे ऐसा है। मैं आपको बताऊं कि संस्कृत तो एक साइंटिफिक भाषा है। आपने पीछे भी सुना होगा, कभी बार बार आता है कि जो भी लेटेस्ट अपने सॉफ्टवेयर आते हैं, आईफोन्स या बहुत इस तरह की कंप्यूटर की दुनिया के लिए भी भाषा जो सबसे प्रासंगिक है, सटीक है, वो संस्कृत का वैज्ञानिक इसकी संस्तुति कर रहे हैं। क्योंकि ये साइंटिफिक भाषा इस मायने में भी है, संस्कृत ही ऐसी एक भाषा है जो जैसी बोली जाती है वैसे ही लिखी जाती है। इसमें ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में नो आप लिखते हैं लेकिन के या नो उसको लिखते हैं और नो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो आप बोलेंगे वही पढ़ेंगे। इसके बहुत सारे ऐसे वर्णाक्षर हैं। यदि आप महेश्वर सूत्र से शुरू करें, आयुड़ ऋक से लेकर, और उसके बाद जितने साहित्य आए, चाहे वो वेद हो, वेद के बाद उनके वेदांग के बाद उपनिषद ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, पुराण के बाद जो भी अभी प्राचीन से लेकर अर्वाचीन तक, तो इसमें इतनी जो भी प्रामाणिक बातें हैं, चाहे वैज्ञानिक दृष्टि से जो बाद में प्रामाणिक हुई, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पहले उद्धृत किया जा चुका था। तो इसको एक ये भी जनरल परसेप्शंस है कि संस्कृत पढ़ के आजकल या तो आप पूजा पाठ करा सकते हैं, शादी ब्याह करा सकते हैं, यही सब कर सकते हैं, या कुछ ज़्यादा से ज़्यादा किए तो आप विद्यालय के शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। मैं तो एक विद्यार्थी रहा। मैं साइंस कॉलेज पटना में साइंस का छात्र था। बाद में यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदू कॉलेज से मैंने BA संस्कृत में किया। फिर मैं PhD भी किया संस्कृत में। इसमें मेरा नेट JRF भी था। तो कुछ दिन मुझे हिंदू कॉलेज और डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में पढ़ाने का सौभाग्य भी मिला। लेकिन पढ़ाई अगर अच्छे से आपने किया है पूरा सब चीज़, तो मुझे नहीं लगता है कि संस्कृत का विद्यार्थी किसी और संकाय की या किसी और स्ट्रीम के विद्यार्थी से कहीं भी कम है। हम लोग जहाँ भी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के रूप में गए, वहाँ भी MBA तमाम कोर्सेज में PG किए हुए लोग आए। उनके साथ कंपटीशंस हुआ, उनके साथ हमने रिटन फेस किया, फिर इंटरव्यू हुआ। उसके बाद हम डेप्यूटी रजिस्ट्रार के रूप में GNU में काम किए। वहाँ पे इंटरव्यू होता है फुली, वहाँ भी तमाम तरह के स्ट्रीम के लोग आए जो प्रशासन में कार्य कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम किया, अभी यहाँ पे काम करने का अवसर मिला है। तो मुझे नहीं लगता है कि संस्कृत किसी मायने में कम है। ये मूर्खता है। और ऐसे
जो लोग मतलब जो नहीं जानते हैं इस भाषा को, वो कहते हैं मृत भाषा है, लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि आप बताइए कि कैसे मृत हो गई, कोई बीमारी हुई थी क्या संस्कृत को, किसने मारा इसको। बस ये है कि लोग धीरे धीरे इसके तरफ से विमुख होते गए, कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझ नहीं पाए। हालांकि पुनः मुझे लगता है कि अगर भारत को विश्व गुरु की तरफ ले जाना है, फिर पुनः विश्व गुरु के रूप में हमें देखना है, तो अपने ओरिजिनल, अपने जो मूल चीज़ों के प्रति जाना पड़ेगा। आज आपको जानकारी होगी कि अमेरिका का जो MIT इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा फेमस संस्थान है, वो भी मैनेजमेंट इन गीता में कोर्स शुरू कर रहा है, गीता की पढ़ाइयाँ कर रहा है। अपने यहाँ भी IIT दिल्ली और IIT मुंबई में इस तरह के प्रयास हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर संस्कृत से भी कोई पढ़ता है, उसी शिद्दत के साथ पढ़ता है, तो मुझे लगता है कि वो कहीं भी, वो भी नासा में जा सकता है, वहाँ पर भी अपनी परिकल्पना कर सकता है, और किसी भी, और भी इंडिया में ही अगर देखें तो हर एक तरह के, मुझे लगता है कि क्या आप तो खुद पत्रकारिता से आप लोग हैं, आप लोग विशेष रूप से, आपके लिए उदाहरण देने की विशेष आवश्यकता नहीं है। अभी दूरदर्शन पे आप देखते होंगे एक पैरेलल संस्कृत में वार्तावली कार्यक्रम चल रहा है, तो संस्कृत से हम पत्रकार बन सकते हैं, न्यूज एंकरिंग कर सकते हैं। यहाँ नाटक होते हैं, संस्कृत के नाटक, संस्कृत के एक से एक नाटक हैं, आप लोग जानते होंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम है, शकुंतला और दुष्यंत की कहानी। महाकवि भास जो पूरे नाटकों के जनक माने जाते हैं, उन्होंने खुद स्वप्नवासव दत्तम, जिसमें उदयन और स्वप्नवासव दत्ता की कहानियाँ, तो इस तरह के बहुत सारे नाटक जो संस्कृत में ही हैं। तो नाटक के फील्ड में, एक्टिंग के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में तो है ही, आप टीचिंग में, स्कूल टीचिंग में लेक्चरर प्रोफेसर जा ही सकते हैं। उसके अलावा किसी भी, इससे आपने सुना होगा कि संस्कृत में इतना अच्छा स्कोरिंग भी होता है, इससे सिविल सर्विसेज में भी काफ़ी एस्पिरेंट्स इससे कंप्लीट करते हैं। मैं खुद अपनी बात बताऊं तो मेरा छोटा भाई वो भी संस्कृत से ही पढ़ाई किया, और अभी वर्तमान में संस्कृत के बाद उसने LLB भी किया था, और वो वर्तमान में अभी बिहार न्यायिक सेवा आयोग के तहत उसका चयन हुआ, और अभी वर्तमान में वो जज है। तो मुझे नहीं लगता है कि संस्कृत किसी मायने में कम है। हाँ, ये जरूर है कि जो शायद नहीं जानते हैं अच्छे से, वो इस तरह की बात करते हैं। इसको पढ़ा जाए तो यहाँ सारे वो सब स्कोप है जो एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री का स्टूडेंट पढ़ के जो कार्य कर सकता है, उससे शायद ज़्यादा कार्य एक संस्कृत पढ़ के कर सकता है। क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वाला अगर UPSC में जाकर IAS बनता है, संस्कृत वाला भी बन सकता है। लेकिन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वाला से कहिए कि थोड़ा सा मुझे मंगलाचरण का सुना दो, कोई मंत्र सुना दो, तो वो नहीं बता सकता है। लेकिन एक संस्कृत वाला से कहिए कि चलो पवित्रीकरण का मंत्र सुनाओ, तो तुरंत कहेगा ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थां गतो अपि वह स्मरेत पुंडरीकाक्षः पुनात पुंडरीकाक्षः। तो मुझे लगता है कि ये सारे कार्य संस्कृत वाले कहीं ना कहीं 2 कदम आगे जा सकते हैं। बस मुझे ये तो सर ऐसा होता है कि आप जिस भी भाषा के व्यक्ति के साथ, जिस भी विषय के व्यक्ति के साथ बात करते हैं, वो अपने विषय को हमेशा प्रथम स्तर पर ही रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बताया कि वाया संस्कृत आप कितने फील्ड्स का जो है वो चयन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति करियर के लिहाज से इस वीडियो को देखेंगे, ये वीडियो उनके काम ज़रूर आएगी। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।